everyone, this is Archana. Welcome back to my channel. और जैसा कि आपको पता होगा कि इस साल चार धाम यात्रा के जो कपाट हैं वो अब खुल चुके हैं। तो ऐसे में अगर आप भी चार धाम यात्रा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी चार धाम की यात्रा को पूरा कर सकते हैं। चार धाम यात्रा करने में कुल कितने दिन लगेंगे, सबसे पहले कौन से धाम जाना चाहिए, कहाँ कहाँ स्टे करना चाहिए, खाने के क्या क्या ऑप्शंस होंगे, साथ ही साथ पर पर्सन कितना खर्च आएगा। और अगर आपके साथ कोई बड़े बुजुर्ग जा रहे हैं तो जो चलने में असमर्थ हैं तो उनके लिए घोड़े, खच्चर या हेलीकॉप्टर की क्या क्या चार्जेज है, तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चार धाम यात्रा के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए एक अलग से वीडियो बना रखी है और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां से जाकर स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस मैंने बताया है उसको फॉलो करते हुए अपना चार धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि चार धाम यात्रा को करने में आपको कुल कितने दिन लगेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि चार धाम की जो यात्रा होती है वो हरिद्वार से शुरू होकर हरिद्वार में ही खत्म होगी और इसको पूरा करने में लगभग 9 दिन और 10 रात लगेंगे। तो चलिए अपनी इस यात्रा को शुरुआत करने के लिए मैं आ चुकी हूँ हरिद्वार बस स्टैंड। हरिद्वार में बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन दोनों आमने सामने ही है। तो यहाँ पे एक रिकमेंडेशन मैं ज़रूर आपको देना चाहूँगी कि आप जिस भी सिटी से आ रहे हों हरिद्वार, जिस भी शहर से आ रहे हों, तो जिस दिन आप आएँ उस दिन आप हरिद्वार में स्टे कीजिए और नेक्स्ट डे से अपनी यात्रा की शुरुआत करें। अगर आप अकेले आ रहे हैं तो उत्तराखंड परिवहन की जो बसेस हैं उसका यूज करें। वहीं अगर आप ग्रुप में आ रहे हैं तो बेस्ट रहेगा कि हरिद्वार जो बस स्टैंड है उसके बाहर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे शॉप्स आपको मिल जाएंगे और इन दुकानों से आप बात करके ट्रैवलर की बुकिंग कर लें। और वहीं अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो तब आप अपनी यात्रा की शुरुआत जो है वो हरिद्वार से ही कर सकते हैं बस स्टैंड से। लेकिन अगर आप बाई फ्लाइट आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट देहरादून से भी अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं मान के चलती हूँ कि आप फ्लाइट से आ रहे हैं और आप अभी पहुँच चुके हैं देहरादून बस स्टैंड। इस पूरे यात्रा को मैं डे वाइज में बताऊंगी जिससे कि आपको जानने में आसानी हो कि आप अपनी यात्रा को कैसे पूरी कर सकते हैं। तो डे 1 की शुरुआत करने के लिए मैं अभी पहुंच चुकी हूं देहरादून। आप चाहे तो हरिद्वार से भी अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। तो देहरादून में आपको जो रेलवे स्टेशन है उसके जस्ट सामने ही एक मसूरी बस स्टैंड है। तो इस मसूरी बस स्टैंड से आपको बस लेनी है बरकोट के लिए। चाहे आप बस हरिद्वार से लें या फिर आप बस देहरादून से लें, आप ऐसा मान के चलिए कि आपको बरकोट पहुंचने में, जो कि डिस्टेंस ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर का है, तो 7 से 8 घंटा तो लग ही जाएंगे। तो डे 1 आपका इसी में निकल जाएगा और डे 1 में आपको बरकोट में ही स्टे करना है। स्टे के लिए सबसे अच्छा और सबसे सस्ता साधन जो मुझे लगता है वो है GMVN का गेस्ट हाउस। GMVN ये एक उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई पहल है जिसके अंतर्गत आप अपने रूम्स की पहले से बुकिंग करके रख सकते हैं। तो GMVN की एक वेबसाइट होती है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप चाहें तो वहाँ से जाके पहले से अपनी बुकिंग कर सकते हैं रूम्स की। तो डे 1 में आपको यहाँ स्टे करना है। अब डे 2 की शुरुआत करते हैं। डे 2 में आपको बरकोट से बसेस लेनी है जानकी चट्टी के लिए। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यमुनोत्री में आपको 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी होती है। तो जानकी चट्टी लास्ट स्टॉपेज होगा और मान के चलिए कि बरकोट से लगभग 2 से ढाई घंटे में आप पहुंच जाएंगे जानकी चट्टी। और जब आप एक बार जानकी चट्टी पहुंच जाएंगे उसके बाद वहां से अपनी ट्रैक स्टार्ट कर दीजिए जो कि सिर्फ 5 किलोमीटर की है। यमुनोत्री में जो ट्रैकिंग है उसके दौरान आपको बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे रास्तों में। तो इन खूबसूरत वादियों का आनंद उठाते हुए आप पहुंच जाइए मंदिर में। और जब आप मंदिर में एक बार पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे नहाने के लिए कुंड बना हुआ है। तो मैं ज़रूर रिकमेंड आपको करूँगी कि इस कुंड में आप एक बार नहा लीजिए और उसके बाद आप मंदिर में दर्शन कीजिए। घंटा 2 घंटा यहाँ बिताने के बाद आप वापसी कीजिए वहाँ से, क्योंकि यमुनोत्री धाम में ऊपर रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो आपको अगर स्टे करना है तो आपको वापस जानकी चट्टी आना होगा। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप जानकी चट्टी वहाँ से वापस आएँ और साथ ही साथ उसी दिन आप वापस लौट आइए बरकोट और अपना जो स्टे है वो बरकोट में लीजिए।
तो आपका दूसरे दिन का भी जो नाइट स्टे होगा वो बरकोट में ही होगा। अब चलिए बात करते हैं तीसरे दिन की। तीसरे दिन में आपको बरकोट से बस लेनी है उत्तरकाशी के लिए। तो जो बरकोट से उत्तरकाशी की आप बस लेंगे वो डिस्टेंस ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर का है, लेकिन कभी कभी ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा होने की वजह से आपको मान के चलिए कि 5 से 6 घंटे में वो उत्तरकाशी आपको ड्रॉप कर देगी। इस दिन की जो जर्नी होगी वो आपकी जर्नी थोड़ी सी कम हेक्टिक होने वाली है। 80 किलोमीटर ही आपको डिस्टेंस कवर करना है और नाइट स्टे आपको उत्तरकाशी में ही लेना है। चलिए अब हम चौथे दिन की शुरुआत करते हैं और डे 4 में आपकी जो यात्रा होगी वो उत्तरकाशी से गंगोत्री के लिए होगी। तो यहाँ पर मैं एक बात आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि चारधाम यात्रा में आपको सिर्फ केदारनाथ और यमुनोत्री में ही ट्रैकिंग करनी होती है, बाकी 2 जगहों पर डायरेक्ट बसेस की सुविधा है। तो गंगोत्री में कोई ट्रैकिंग नहीं है, तो आप आराम से डे 4 में पहुँच जाएंगे गंगोत्री धाम में। लगभग 2 से ढाई घंटे इधर बिताइए, गंगा माता के दर्शन कीजिए, आरती में शामिल होइए और फिर वापस उत्तरकाशी आ जाइए। नाइट आप उत्तरकाशी में ही नाइट स्टे कीजिए। तो इस तरीके से आपका चौथा दिन उत्तरकाशी में बीतेगा। अब 5वें दिन की शुरुआत करते हैं और 5वें दिन की जो शुरुआत होगी आपकी वो उत्तरकाशी में ही होगी और इस दिन आपको उत्तरकाशी से सोनप्रयाग तक जाना है। सोनप्रयाग जाने में आपको मान के चलिए कि पूरा 1 दिन तो लग ही जाता है। तो ये जो पूरा दिन होगा वो आपका सफ़र में बीतेगा और शाम होते होते आप पहुंच जाएंगे सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में आपको बहुत से होटल्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप सोनप्रयाग में बजट के अंदर अपने हिसाब से होटल्स का सिलेक्शन कीजिए, यहाँ नाइट स्टे कीजिए और छठे दिन की शुरुआत एकदम सुबह में कीजिए। मान के चलिए कि आपको 4 से 5 बजे के बीच में सुबह में उठ जाना है, क्योंकि उस दिन आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक जाना होता है। आप चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट चलते रहती हैं, मतलब शेयरिंग वाली गाड़ियाँ होती हैं जो आपको 50 रुपये लेंगी और वो आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक ड्रॉप कर देंगी। अब जो आपकी ट्रैकिंग स्टार्ट होती है 16 किलोमीटर की, वो गौरीकुंड से स्टार्ट होती है और केदारनाथ धाम में जाके ख़त्म होती है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात बताऊं तो 16 किलोमीटर की इस केदारनाथ यात्रा को पूरी करने में मुझे लगभग 8 से 9 घंटे लगे थे। तो मैं मान के चलती हूँ कि आपको भी इतना टाइम लग ही जाने हैं। तो अगर आप सुबह में अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा और मान के चलिए कि आप शाम होते होते मतलब संध्या आरती के समय आप पहुँच जाएंगे भोलेनाथ की नगरी केदारनाथ में। यहाँ पे बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है रुकने की व्यवस्था के लिए, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि केदारनाथ में रुकने की पूरी व्यवस्था रहती है। आप यहाँ चाहे तो टेंट में भी रुक सकते हैं, आप यहाँ चाहे तो आसपास कई बजट वाले होटल्स हैं उसमें रुक सकते हैं और इस तरीके से जो आप शाम की संध्या आरती देखने के बाद आप नाइट स्टे कीजिए यहाँ पे। दूसरे दिन सुबह जब आप आँखें खोलेंगे और जब आपकी नींद खुलेगी तो आपके जो सामने से नज़ारा दिखेगा वो देखने लायक होता है, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा दिखता है। इसीलिए केदारनाथ ऐसा कहा भी जाता है कि केदारनाथ में स्वर्ग से हवा आती है। तो यकीन मानिए बहुत ही खूबसूरत दृश्य आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और अब क्योंकि आज आपका 7वां दिन है तो इस 7वें दिन में आप नहा धो के मंदिर जाइए, भगवान शिव जी के दर्शन कीजिए और ना चाहते हुए भी आपको यहाँ 2 से 3 घंटे मॉर्निंग में भी लग ही जाएंगे। इतने खूबसूरत नज़ारे होते हैं कि उनको निहारने में वक्त कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो 2-3 घंटे आप मंदिर में बिताइए और उसी दिन वापसी आप ट्रैकिंग अपनी स्टार्ट कर दीजिए नीचे सोनप्रयाग आने के लिए। सजेशन मुझे वांट टू गिव यू इसकी आप जितना ज़्यादा शॉर्टकट ले सकते हो ले लो, क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा शॉर्टकट ले तो आपका टाइम उतना ही बचता है। ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स आपके बच जाते हैं डिस्टेंस कवर करने में। हालांकि मैं अभी नीचे उतर रही हूँ और मुझे अभी पता चला कि यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं। जाने के टाइम पे हमें 1-2 छोटे शॉर्टकट्स मिले थे, लेकिन जब आप आओ तो आप सबसे अच्छा काम ये है, सबसे अच्छा तरीका ये है, ये जो आप पीछे मेरे देख रहे हो इनके पीछे आप चले जाओ। ये लोग होते हैं ये लोग जो हैं वो शॉर्टकट से ही जाते हैं। तो अगर आप इनके पीछे जाते हो, ये जो इन्होंने जो बास्केट ले रखा है जो भैया ने, इनके पीछे आप चले जाओ, ये शॉर्टकट से होके जाते हैं, आपका टाइम सेव होगा। तो 7वें दिन आप रात तक ट्रैकिंग करके नीचे सोनप्रयाग तक लौट आइएगा और नाइट स्टे आपको अगेन सोनप्रयाग में ही करना है और इस तरीके से आपकी केदारनाथ की यात्रा कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं डे 8 की। तो 8वें दिन आपको करना क्या है कि सोनप्रयाग से
सीतापुर बस स्टैंड है। तो सीतापुर बस स्टैंड आपको आना है और यहाँ से जो बस आपको लेनी है वो बद्रीनाथ की लेनी है। सीतापुर बस स्टैंड से डायरेक्ट बद्रीनाथ की बस मिलती है और ये जो बद्रीनाथ आपको पहुँचाएगी वो दोपहर से शाम होते होते आपको बद्रीनाथ तक पहुँचा देगी। तो फिर भी ट्रैफिक वगैरह को अगर मैं कंसीडर करती हूँ तो मैं मान के चलती हूँ कि आप डे 8 में शाम तक पहुँच जाएंगे बद्रीनाथ। तो यहाँ पे कई सारे आपको बजट वाले होटल्स और धर्मशाला इत्यादि मिल जाएंगे, तो आप नाइट स्टे कर लीजिए। जो मंदिर है वो तो बंद हो चुका है, लेकिन मंदिर के बाहर आप फोटो और वीडियो ले सकते हो, यहाँ पे अलाउ है। और जो मंदिर है वो कल अब खुलेगा, मंदिर का जो कपाट है वो कल खुलेगी। तो अभी हम लोग सुबह कल आएंगे भगवान विष्णु जी के दर्शन का डे 9 होगा। तो 9वें दिन में आपको सुबह सुबह उठना है और मंदिर में जाके भगवान विष्णु के दर्शन करने हैं। और यहाँ भी मंदिर काफ़ी खूबसूरत है, उसके आसपास और भी छोटे छोटे कई सारे मूर्ति और मंदिर हैं। तो आपको उन सब जगहों पे जाके भगवान के दर्शन करने हैं। और उसके बाद अगर आप चाहें तो डे 9 में ही बद्रीनाथ से लगभग 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव है जिसे कि भारत का आखिरी गांव भी कहा जाता है, जिसका नाम है माना। तो आप माना विलेज की सैर करने जरूर जाएं। और ये है, आप पानी का बहाव देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बहाव है, ये देखो। माना विलेज में आपको सरस्वती जो रिवर है उनका ओरिजिन देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ आपको भारत की आखिरी दुकान, आखिरी चाय की दुकान, ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी। तो आप माना विलेज की सैर कीजिए और फिर वापसी में आ जाइए बद्रीनाथ बस स्टैंड। बद्रीनाथ बस स्टैंड से आपको डायरेक्ट गाड़ी मिल जाएंगी ऋषिकेश तक की। तो बस कुछ इस तरीके से आप अपनी जर्नी को ऋषिकेश आके कंप्लीट कर सकते हैं। और ऋषिकेश से हरिद्वार के लिए बसेस कंटिन्यू चलते रहती हैं, तो आप हरिद्वार आ जाइए। तो कुछ इस तरीके से आपकी 9 दिन की जो यात्रा थी, 4 धाम यात्रा, वो संपूर्ण होती हैं। इसके साथ ही साथ कुछ इम्पॉर्टेंट्स पॉइंट्स अब मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी। और वो इम्पॉर्टेंट्स पॉइंट है कि अगर आपके साथ कोई बड़े बुजुर्ग जा रहे हैं तो उनके लिए घोड़ा, खच्चर या हेलीकॉप्टर की जो आपको व्यवस्था करनी है वो कैसे होगा। तो देखिए, यमुनोत्री और केदारनाथ में ही ट्रैकिंग है, तो जो भी आपको घोड़े, खच्चर इत्यादि की ज़रूरत पड़ेगी वो यही दोनों धाम में पड़ेंगे। तो घोड़े और खच्चर का जो रेट होता है वो डिपेंड करता है सीजन पे, इसलिए मैं एग्जैक्ट रेट तो नहीं बता सकती, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि 2,500 से लेकर 3,000 तक, मतलब 2,500 से 3,000 पर पर्सन वो लेते हैं आने जाने का मिला के। इसके बाद वहीं अगर मैं हेलीकॉप्टर की बात करूँ तो हेलीकॉप्टर की बुकिंग आपको पहले से करवानी होती है। और उसकी जो बुकिंग होती है वो एक साइट है, वो साइट मैं जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप उस साइट से चेक करके अपने हेलीकॉप्टर की बुकिंग करवा सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जो भी आप पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे कभी भी बारिश हो जाती है, तो 4 धाम यात्रा के दौरान आप मान के चलिए कि कभी ना कभी आपको बारिश देखने को ज़रूर ही मिलेगी। तो इसीलिए अपने पास पहले से ही रेनकोट और छाता ज़रूर कैरी करें। और रेनकोट तो कंपलसरी है क्योंकि बारिश होनी ही होनी होती है। और इसके साथ ही साथ पानी की बोतल ज़रूर कैरी करें, क्योंकि जब ट्रैकिंग आप करते हो तो उस दौरान बहुत थकान होती है और बहुत प्यास भी लगती है। और ऐसा हो सकता है कि दुकानों की जो संख्या है वो उतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए अपने साथ पानी की बोतल पहले से रख लें। और कुछ अगर आप चाहें तो कुछ ड्राई फ्रूट्स भी कैरी कर सकते हैं अपने साथ। वहीं अगर मोबाइल के कनेक्शंस की मैं बात करूं तो आपको मोबाइल कनेक्शन को लेके कोई परेशान नहीं होना है, क्योंकि पूरे रास्ते में आपको कनेक्टिविटी मिलेगी। तो आप आराम से फ़ोन पे बात कर सकते हैं, घर पे अपने वीडियो कॉल कर सकते हैं। अब हम लोग जो स्टे की मैंने अब ऑलरेडी आपको बता रखी है कि स्टे के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन होता है कि आप जो GMVN की वेबसाइट होती है, उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई एक वेबसाइट है, उसके थ्रू आप अपने रहने की बुकिंग कर सकते हैं। एंड लास्ट जो मेरा आज का टिप होगा आप लोगों के लिए, और यू कैन से कि मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी बजट के बारे में। तो देखिए, बजट टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपनी यात्रा को कंप्लीट करना चाहते हैं। मतलब आप एक नॉर्मल बजट में करना चाहते हैं, आप थोड़ा सा हाई अपना बजट लेके चल रहे हैं, फिर भी मैं मान के चल रही हूँ कि आप एक नॉमिनल बजट में अपना यात्रा कंप्लीट करना चाहते हैं, तो मान के चलिए कि 12,000 से लेके 15,000 में आपको ये जो 4 धाम की यात्रा है वो कंप्लीट हो जाएगी आपकी।
तो वैसे तो मैंने इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है कि कैसे आप केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो ज़रूर मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कमेंट करेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं ज़रूर रिप्लाई देने का कोशिश करूँगी एंड आई वुड लव टू सी योर कमेंट्स। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।